नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आज दोस्तों आप सभी को झारखंड बोर्ड के हमारे जो भूगोल विषय है हमारा, उसका दोस्तों मॉडल पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ। दोस्तों जो मॉडल पेपर है आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में सॉल्व कराया जाएगा, तो प्लीज़ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों मॉडल पेपर से आपके 30 से 40 नंबर डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो मॉडल पेपर को अवॉइड मत करिए। मैं इसमें आपको इसको सॉल्व कराऊँगा और इसका हल जो है उसका पीडीएफ भी आपको दूँगा। आप उसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको आगे बताऊँगा। दोस्तों मॉडल पेपर ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि अगर आप अपने पेपर में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, पेपर अच्छे से पास करना चाहते हैं, दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि मॉडल पेपर से प्रश्न एज इट इज यानी कि जैसे का तैसा पूछा जाता है हमारे पेपर में। दोस्तों हम सभी को पता है कि हमारा जो झारखंड बोर्ड का एग्जाम होता है ज्योग्राफी का, इसमें 25 एमसीक्यू आते हैं और इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। और इसमें मतलब इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, और शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वो सभी कितने मार्क्स के होते हैं दोस्तों? वो सभी होते हैं 5 मार्क्स के। तो सभी क्वेश्चन शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और जो हमारे दोस्तों मैप के क्वेश्चन होते हैं, उसको भी मैं आपको इसमें हल कराऊंगा और उसका फ्री पीडीएफ दूंगा। जो पहला हमारा सेक्शन है, सेक्शन ए यानी कि खंड ए में जो हमारा पहला एमसीक्यू है वो आया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक जानकारी का स्रोत नहीं है दोस्तों? जिसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा से चट्टानों के नमूने, यानी कि सैंपल ऑफ रॉक मटेरियल फ्रॉम द मून। ये क्या है दोस्तों? हमारा एक जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन यानी कि भौगोलिक जानकारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच कंट्री हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि किस देश की जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर, यानी कि सिंगापुर जो है उसका क्या है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न है हमारा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है, यानी कि किसमें कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें जनसंख्या वृद्धि है वो सबसे अधिक है। दोस्तों इसका साफ साफ आंसर हो जाएगा, हम सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका। अफ्रीका में दोस्तों जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो हाईएस्ट हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो अफ्रीका में है। तो अफ्रीका में क्या है दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है, तो इसको आप जान जाइए। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब डेवलपमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो दोस्तों विकास से प्रश्न जरूर आता है, तो आप विकास अच्छे से पढ़िएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एमसीक्यू नंबर 4 का सही ऑप्शन है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी, गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन, यानी कि आप पॉजिटिव चेंज इन क्वांटिटी अरे क्वालिटी। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा डिस्क्राइब जो विकास है, यानी कि जो डेवलपमेंट है उसका एक अच्छा वर्णन हो जाएगा। तो दोस्तों जो विकास है, इससे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन या मतलब शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा आपके क्वेश्चन पेपर में, तो आप विकास को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, विकास से प्रश्न जरूर आता है। अगला प्रश्न है हमारा, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कोऑपरेटिव फार्मिंग वाज द मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी खेती सबसे सफल प्रयोग रहा है, यानी कि सहकारी खेती जिसमें क्या करते हैं लोग मिलजुल के खेती करते हैं। तो दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जहां पर मिलजुल के खेती करना, यानी कि सहकारी खेती करना, जिसे इंग्लिश में कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं, वो सबसे सफल प्रयोग रहा है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। अगला प्रश्न है, व्हिच सेंटर इज नोन एज द रस्ट बाउल ऑफ यूएसए, यानी कि अमेरिका का रस्ट बाउल किस केंद्र को कहा जाता है। तो दोस्तों जो अमेरिका का रस्ट बाउल है वो है हमारा दोस्तों पिट्सबर्ग, यानी कि पिट्सबर्ग, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पिट्सबर्ग है जो अमेरिका का रस्ट बाउल कहा जाता है। पिट्सबर्ग अमेरिका का एक क्षेत्र है जिसे हम अमेरिका का रट्स बाउल कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एस्ट्रोज आर द अलायंस दैट जॉइंस प्लेसेस ऑफ इक्वलिटीज। तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है, जो आइसोक्रोन है वो रेखाएं हैं जो सब समानता वाले स्थानों को जोड़ती हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, समय दूरी, यानी कि टाइम डिस्टेंस, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल रेलवे रन्स फ्रॉम टू, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय रेलवे कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की जो राष्ट्रीय रेलवे है दोस्तों, वो हमारा चलती है पार्थ से सिडनी तक, यानी कि जो पार्थ एक उनका पोर्ट वाला शहर है, जैसे कि हमारा बंदरगाह शहर बंबई है, वैसे जो ऑस्ट्रेलिया है उसका एक बंदरगाह शहर है पर्थ। तो पर्थ से सिडनी तक चलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, पर्थ थ्रू सिडनी करेक्ट है इसमें। अगला प्रश्न है हमारा, व्हिच सी आर ज्वाइंड बाय द स्वेज कैनाल, यानी कि मतलब स्वेज नहर किन समुद्रों को जोड़ती है। दोस्तों हम सभी को पता है जो हमारी स्वेज नहर है दोस्तों, वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, यानी कि मेडिटेरियन सी एंड रेड सी को क्या करती है, हमारी स्वेज कैनाल जोड़ती है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही। अगर आपको पता है स्वेज कैनाल कहाँ पर है तो आप प्लीज उसे कमेंट में लिखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, दोस्तों किस
राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? यहाँ पर राज्य पूछा जा रहा है, यानी कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य जिसकी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बिहार। जो हमारा बिहार है उसकी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में। तो इसे आप याद रखिएगा, जनसंख्या घनत्व ज्यादा है बिहार का, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। ये दोनों चीजों को आप याद रखिएगा। सबसे कम पॉपुलेशन है हमारे गोवा में, माफ करिएगा, सबसे छोटा राज्य है हमारा गोवा, मैंने गलती से पॉपुलेशन बोल दिया। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों सिक्किम है। सिक्किम जो है उसमें सबसे कम जनसंख्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, यानी कि किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? ठीक दोस्तों, तो इसका सही प्रश्न, इसका मतलब सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केरल। जो केरल है दोस्तों उसमें लिंगानुपात क्या है? सबसे ज्यादा है पूरे इंडिया में। यहाँ की लिटरेसी भी बहुत ज्यादा है केरल की। अगला प्रश्न है हमारा, जो 12th क्वेश्चन है दोस्तों, मैं इसलिए फास्ट करा रहा हूँ आपका ये क्वेश्चन, जिससे आपका टाइम ना वेस्ट हो और जो आपका एग्जाम है वो अच्छे से जाए। इसलिए दोस्तों मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, जिससे आप अच्छे से इसको पढ़ लें। ठीक दोस्तों, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसका जो पीडीएफ है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप चैनल के लिंक के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। यानी कि जो हमने इसमें एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है आपने, अगर उस व्हाट्सएप चैनल पे आप जाएंगे तो आपको फ्री में इस वीडियो का पीडीएफ विद सोल्यूशन मिल जाएगा। यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में इस वीडियो का जो पीडीएफ सोल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। जो मॉडल पेपर है, जो मैं गेस्ट पेपर करा रहा हूँ, ये इसका जो सोल्यूशन है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मिल जाएगा, हल किया हुआ। तो उसके लिए आप घबराइएगा मत, आपको डिस्क्रिप्शन में एक हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाइए और अपना पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द मेजेसिटी, यानी कि मेगा सिटी, एक महानगर शहर की जनसंख्या कितनी होती है? तो दोस्तों जो महानगर होता है दोस्तों उसकी जनसंख्या कितनी होती है? उसकी जनसंख्या होती है 100 लाख। यानी कि जब 100 लाख जनसंख्या रहेगी किसी सिटी की, तभी को उसे हम बोलते हैं मेगा सिटी। तो महानगर की जनसंख्या होती है 100 लाख, या तो कहे एक रूप से हम 1 करोड़, 1 करोड़ जनसंख्या होती है हमारे किसकी? महानगर की। तो आप याद रखिएगा मेगा सिटी की पॉपुलेशन 100 लाख होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, which of the following form of settlement develops along dear इधर साइड ऑफ रोड रिवर एंड कैनाल, यानी कि दोस्तों निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़कों, नदियों या नहरों के किनारे विकसित होती हैं? यानी कि ऐसी कौन सी बस्तियां होती हैं जो सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे और नदियों के किनारे विकसित होती हैं? तो इसमें मैं 4 ऑप्शन दिया है, लेकिन इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रेखीय, यानी कि लाइनर। जो रेखीय बस्तियां होती हैं वो सड़कों, नदियों और नहरों के किनारे मतलब विकसित होती है, क्योंकि नदियां वदियां ऐसे जाती हैं, सड़क वड़क ऐसे जाते हैं ना, तो इसके किनारे किनारे क्या होती है? बस्तियां बस्ती हैं। तो एक ऐसी होती है रेखीय बस्ती होती है। ठीक, तो आप याद रखिएगा, जो सड़कों, नहरों, नदियों के किनारे बस्तियां बस्ती हैं वो एक रेखीय रेखीय बस्तियां होती हैं, यानी कि लाइनर सिटीज होती है, या लाइनर हमारे सेटलमेंट्स होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज डोमिनेट्स इन ऑल रूरल सेटलमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि सभी ग्रामीण बस्तियों में प्रमुख है? तो हम सभी जानते हैं सभी ग्रामीण बस्तियों में हमारी जो दोस्तों प्राइमरी गतिविधि होती है वो क्या होती है? प्रमुख होती है, यानी कि प्राथमिक जो गतिविधि होती है सभी ग्रामीण बस्तियों में प्रमुख होती है। ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी, प्राथमिक इसमें सही है। अगला प्रश्न है, द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल वाटर यूज्ड इन द कंट्री इज इन व्हिच ऑफ वन द फॉलोइंग सेक्टर, यानी कि देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में प्रयोग होता है? यानी कि जल में प्रयोग होने वाला सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में प्रयोग होता है? यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, हम सभी को पता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिंचाई, इरिगेशन। इरिगेशन यानी कि सिंचाई में क्या होता है? देश में प्रयुक्त होने वाले जल का सबसे बड़ा हिस्सा यूज किया जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा जल किस में लगता है? सिंचाई में लगता है। सिंचाई मतलब खेतों को सींचना, इसे को इंग्लिश में इरिगेशन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, व्हिच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ज्वार इन इंडिया, यानी कि भारत में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? यानी कि ज्वार सबसे ज्यादा किस स्टेट में होता है, प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र में ज्वार सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हिच क्रॉप इन द वर्ल्ड, यानी कि भारत विश्व में किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? तो हम सबको पता है जो भारत है दोस्तों विश्व में जूट का क्या है? प्रमुख उत्पादक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जूट सही हो जाएगा, क्योंकि भारत में जूट सबसे ज्यादा होता है। कॉफी कहाँ पर होता है सबसे ज्यादा? ब्राजील में होता है। ठीक, और चाय भी कहाँ पर होता है? आप इसको बताइए, अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, लिग्नाइट कोल इज फाउंड इन, यानी कि लिग्नाइट कोल कहाँ पाए जाते हैं? तो लिग्नाइट कोल कहाँ पाए जाते हैं? लिग्नाइट कोल पाए जाते हैं दोस्तों नेवेलिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, नेवेलिया, नेवेलिए। अगला प्रश्न है हमारा, वेयर इज द लार्जेस्ट सोलर प्लांट लोकेटेड, यानी कि भारत में सबसे बड़ा
सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत में पूछा जा रहा है सबसे बड़ा सौर संयंत्र कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर। जोधपुर जो है राजस्थान में है, यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है हमारा सोलर प्लांट या सौर संयंत्र है। अगला प्रश्न है जो क्वेश्चन नंबर 20 है, द बिग इंच पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट्स, यानी कि बिग इंच पाइपलाइन किसका परिवहन करती है, यानी कि बिग इंच पाइपलाइन में किसको भेजा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम, क्योंकि बिग इंच पाइपलाइन में पेट्रोलियम को भेजा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, which one pair of the following place is linked by the canal tunnel, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानों का जोड़ा चैनल टनल से जुड़ा है, यानी कि कैनल टनल से कौन सा इसमें से जो हिस्सा है जुड़ा हुआ है, जो चार ऑप्शन दिए गए हैं नीचे उनमें से। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस और बर्लिन, यानी पेरिस और बर्लिन क्या है दोस्तों, कैनाल टनल से क्या हुए हैं, जड़े हुए हैं, टनल से जड़े हुए, टनल मतलब समझ रहे हैं ना, टनल जो मतलब एक रूप से आप कह सकते हैं जो सुरंग जैसी होती है रास्ते, उन्हीं को बोलते हैं। तो कैनाल टनल से कौन कौन जुड़े हैं, पेरिस और लंदन, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इन व्हिच स्टेट इज द बर्मा ट्राइबल रीजन सिचुएटेड, यानी कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो हम सबको पता है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हमारे जो भरमौर ट्राइबल रीजन है वो स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, which one of the following is the most crucial factor of sustainable development in the इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया? तो इसे हिंदी में हम बोलेंगे, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सतत विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इको डेवलपमेंट, पर्यावरणीय विकास इसका क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारा, अमेरिका में दास व्यापार कब समाप्त किया गया था? तो अमेरिका में दास व्यापार ऑप्शन नंबर डी 1880 में समाप्त किया गया था, यानी कि स्लेव ट्रेड वाज एबॉलिश्ड इन यूएस इन 1808। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। हमारा लास्ट एमसीक्यू है, इसके बाद सब्जेक्टिव रहेगा। ये है हमारा, ओपेक में कितने देश हैं, यानी कि ओपेक जो है ये संगठन, इस संगठन में कितने देश हैं? तो इसका सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 12, यानी कि 12 कंट्रीज आर इन दी ओपेक ग्रुप। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने सेक्शन सेकंड की तरफ, जिसमें हमारा अब रहेगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारा 2 मार्क्स का आता है। दोस्तों ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है इसे आपको 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन में, यानी कि मैक्सिमम 3-4 लाइन में आपको इसको लिख के खत्म करना रहता है। तो दोस्तों इसमें जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं हम आपको सारे कराएंगे। ऑप्शन रहता है ना हमारे बोर्ड में कि इतने में से इतना करिए, लेकिन हम आपको सारे कराएंगे, क्योंकि आप सारे करके जाएंगे तभी अच्छे से आप अपने परीक्षा में अंक पा सकते हैं। कौन सा प्रश्न आ जाए कोई पता नहीं है, तो इसलिए हम देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। पहले प्रश्न पढ़ते हैं, इसके बाद मैं आपको उसका उत्तर कराऊंगा। पहला प्रश्न है हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यानी कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? हमारा 26 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, आईटीडीपी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि आईडीबीटी रिफर्स टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। अगला प्रश्न है हमारा, ऑन व्हिच रिवर एंड बिटवीन व्हिच टू प्लेसेस डज द नॉर्थ नेशनल वाटरवे नंबर 1 लाई, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी और किन 2 स्थानों के बीच है? तो आइए इन सभी का हम उत्तर देखते हैं। ठीक दोस्तों, क्योंकि मैं पहले यहाँ पर आपको प्रश्न दिखाऊंगा, उसके बाद एक स्लाइड पे उत्तर दिखाऊंगा। देखिए उत्तर दोनों में है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों में है। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा, स्मॉल बुक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं ई एम शुभांकर। ठीक, तो आप याद रखिएगा ई एफ शुभांकर, माफ करिएगा ई एफ शुभांकर क्या है, जो स्मॉल इज ब्यूटीफुल इसके बुक के राइटर हैं। अगला प्रश्न है हमारा, टीआईडीपी का अर्थ पूछा था, जो मीनिंग है टीआईडीपी का वो है समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम, यानी कि इंग्लिश में बोले तो इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न है था जो हमारा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 से जो था, तो दोस्तों जो ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या है गंगा नदी पर है और ये प्रयागराज से हल्दिया के बीच में है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, जो नेशनल हाईवे है, नेशनल जलमार्ग, यानी कि जो नेशनल वाटरवे है हमारा नंबर 1, वो गंगा रिवर पे है बिटवीन द प्रयागराज एंड हल्दिया। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द पॉल्यूशन अलोंग द बैंक्स ऑफ गंगा, यानी कि गंगा नदी के किनारे पर प्रदूषण का स्रोत क्या है? उसके बाद 30 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग
पार्टनर ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? दोस्तों आपसे निवेदन है, मैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर इंग्लिश और हिंदी दोनों में करा रहा हूं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के छात्र हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आंसर देना बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ा मेहनत लगती है। तो प्लीज आप हमारे इस मेहनत को देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आगे का आप वीडियो दोनों लैंग्वेज में चाहते हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज में चाहते हैं, जो आगे के मॉडल पेपर है जितने भी मैं गेस्ट पेपर लाऊं उनका सोल्यूशन कराऊं, तो प्लीज आप कमेंट करिए कि मैं दोनों में लाऊं, नहीं तो मैं सिर्फ एक ही लैंग्वेज हिंदी में ही लाऊंगा। अगर आप इंग्लिश में ही चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करिए। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कितने रेल जोन है, यानी कि हाउ मेनी रेल जोन्स आर देयर इन इंडिया, पुश एंड पुल फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि पश और पुल, यहाँ पर पुश लिखा गया है, पुश मतलब धक्का और पुल मतलब खींचना होता है, यानी कि पुश और पुल कारक किसके लिए उत्तरदायी है, उत्तरदायी होते हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है। आइए अब हम इन सभी के उत्तर देखते हैं, चारों प्रश्न के। दोस्तों हमारा पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि था गंगा किनारे प्रदूषण का स्रोत, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 29 था हमारा, गंगा किनारे प्रदूषण से स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत है दोस्तों औद्योगिक कचरा और शहरी सीवेज, यानी कि जो औद्योगिक कचरा होता है, जो शहर का कचरा सीवेज होता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा गंगा नदी है उसके किनारे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, यानी कि प्रदूषण होता है, यानी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड अर्बन सीवेज आर दी पोल्यूटेंट सोर्स ऑफ दी गंगा रिवर, ठीक, यानी कि गंगा रिवर को पोल्यूट करने वाले सोर्स जो हैं वो हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड हमारे अर्बन सीवेज। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। अभी तो हमारे इसके साथ बन नहीं रही, देख रहे हैं, अभी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया है, लेकिन अभी कम होने की कुछ अनाउंसमेंट हुए हैं, तो देखिए क्या होता है, लेकिन इसका सही उत्तर यही होगा, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला प्रश्न है, भारत में रेल जोन, यानी कि भारत में 19 रेल जोन है, आप इसको जान लीजिए, देयर आर 19 रेल जोन इन इंडिया इंक्लूडिंग मेट्रो, यानी कि मेट्रो सहित भारत में 19 रेल जोन है, और मेट्रो वाला रेल जोन कहाँ पर है, कोलकाता, यानी कि बंगाल में, तो 19 रेल जोन है मेट्रो सहित, आप इसे याद कर लीजिएगा। पुश और पुल कारक क्या है दोस्तों, ये प्रवास के लिए है, यानी कि पुश एंड पुल फैक्टर फॉर माइग्रेशन, माइग्रेशन के लिए होते हैं। अगला प्रश्न है, हु आर दी मार्जिनल वर्कर इन इंडिया, यानी कि भारत में सीमांत श्रमिक कौन है। और अगला प्रश्न 34 है, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न होगा वेरी शॉर्ट का, मेंशन एनी टू डिजीजेस कॉज्ड बाय कम्युनिकेटेड वाटर, यानी कि दूषित जल से होने वाली कोई दो बीमारियों के नाम लिखिए, ये प्रश्न है दोस्तों। जो हमारा 33 नंबर का प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत में सीमांत श्रमिक कौन है, उसका आंसर हो जाएगा वह श्रमिक जो वर्ष में 138 दिनों यानी कि 6 महीने से कम काम करते हैं, यानी कि जो श्रमिक भारत में 138 दिन या 6 महीने से कम काम करता है वो क्या है, भारत में एक सीमांत श्रमिक है। और इंग्लिश में इसका आंसर हो जाएगा, दोज वर्कर्स इन इंडिया हु वर्क फॉर लेस देन 183 डेज इन ईयर, यानी कि जो 6 मंथ से कम काम करते हैं इंडिया में, वो मार्जिनल वर्कर्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न है जो हमारा, उसका आंसर हो जाएगा, दूषित जल के होने वाली जो दो बीमारियां हैं उनका नाम, पहला हो जाएगा हैजा, यानी कि कॉलरा, एंड दस्त, यानी कि डायरिया, ठीक, तो ये दो डिजीज थी जो हमारे पोल्यूटेड वाटर से होती है। आइए देखते हैं अपने हम शॉर्ट आंसर को, हमारा वेरी शॉर्ट था, अब इसके बाद हम शॉर्ट को देखेंगे। तो हमारा शॉर्ट का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड इन दी वर्ल्ड, यानी कि विश्व में विभिन्न देशों में भूमिगत खनन विधियों की कोई 3 विशेषताएं स्पष्ट कीजिए, यानी कि जो हमारे अंडरग्राउंड माइनिंग है उसकी 3 विशेषताएं पूछ रहा है, भूमिगत खनन विधियों की 3 क्वालिटीज या 3 विशेषताएं हमें बतानी है। अगला क्वेश्चन है, विकास और समृद्धि में एक उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है इसमें हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद एन एग्जांपल, यानी कि उदाहरण के साथ। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं दोस्तों। जो हमारा भूमिगत खनन की विधियों की 3 विशेषताएं हो या इस प्रकार है दोस्तों, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब अयस्क धरातल के काफी नीचे गहराई में होता है, ये पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता, इसमें ऊर्ध्वाधर कूपक बनाए जाते हैं जहां से भूमिगत दीर्घाएं अयस्क तक पहुंचती हैं। और तीसरी विशेषता है, यह विधि जोखिम भरी होती है क्योंकि इसमें जहरीले गैस, आग और बाढ़ आने का खतरा रहता है, ठीक दोस्तों, यानी कि यूज्ड फॉर द डीप सीटेड ओर्स, यानी कि कंस्ट्रक्शन फॉर ऑफ वर्टिकल शाफ्ट्स एंड रिस्की ड्यू टू द गैसेस एंड फायर। ये क्या हो गए दोस्तों, आपके आंसर हो गए इस क्वेश्चन के इंग्लिश और हिंदी में। अगला क्वेश्चन था जो हमारा, विकास और वृद्धि में अंतर, यानी कि विकास एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में जो हमें डिफरेंशिएट करना था, उसका आंसर हो जाएगा वृद्धि, यानी कि जो ग्रोथ होता है या एक मात्रात्मक परिवर्तन है जो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, यानी कि डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव चेंज व्हिच इज मे बी पॉजिटिव एंड मे बी निगेटिव, यानी कि जो विकास है ये क्या है,
मात्रात्मक परिवर्तन है। उदाहरण के लिए किसी शहर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाना, ये क्या है? ग्रोथ है। ग्रोथ मतलब वृद्धि। वृद्धि क्या होता है? एक मात्रात्मक परिवर्तन होता है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे किसी शहर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाना, ये क्या है दोस्तों? ये वृद्धि है, यानी कि ग्रोथ है। और वहीं पर जो विकास है जिसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं, यह एक गुणात्मक परिवर्तन है, यानी कि डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव चेंज, यानी कि एक गुणात्मक परिवर्तन है इसमें। और क्वालिटेटिव चेंज, क्वालिटेटिव चेंज का मतलब क्या होता है? ये दोस्तों एक गुणात्मक परिवर्तन है जो तब होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक वृद्धि हो। तो आप यहाँ से जान गए, जो वृद्धि है वो क्या है? एक मात्रात्मक परिवर्तन, और जो विकास है वो क्या है? एक गुणात्मक परिवर्तन। अब विकास का उदाहरण देख लीजिए, यानी कि डेवलपमेंट का उदाहरण। उदाहरण के लिए जो हमारा डेवलपमेंट का उदाहरण हो जाएगा वो यह है, जनसंख्या बढ़ने के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होना, ये क्या है दोस्तों? विकास। अगर सिर्फ जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो रही है तो ये वृद्धि है। लेकिन अगर दोस्तों जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो रही है, उसी के साथ साथ हमारी जो शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो भी बढ़ रही हैं, तो क्या होगा दोस्तों? हमारा विकास होगा। तो हमारा विकास और वृद्धि में अंतर हो गया उदाहरण सहित, यानी कि ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव चेंज एंड डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव चेंज, इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी। यानी कि क्वांटिटेटिव चेंज का मतलब क्या होता है? मात्रा में सुधार, और क्वालिटेटिव चेंज का मतलब होता है जो हमारी क्वालिटी होती है उसमें सुधार। अगला प्रश्न है हमारा, डिस्क्राइब एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, यानी कि गृह उद्योग की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो इसका इसका सही उत्तर हो जाएगा, गृह उद्योग की 3 विशेषताएं इस प्रकार है। यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है जिसमें स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग होता है, यानी कि जो गृह उद्योग होता है, यानी कि जो हमारा हाउस होल्ड इंडस्ट्री होता है, उसमें हमारे स्थानीय कच्चे उत्पाद जो होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, यानी कि लोकल लेवल के जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं उनका यूज किया जाता है। और इसमें परिवार के सदस्य श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ द फैमिली वर्क एज अ वर्कर इन दिस इंडस्ट्री, हाउस होल्ड इंडस्ट्री। यानी कि हाउस होल्ड इंडस्ट्री में जो परिवार के लोग होते हैं वही क्या करते हैं? श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। दूसरी विशेषता हो गई। और तीसरी विशेषता हो गई, तैयार माल का प्रयोग या तो घर में या स्थानीय बाजार में बेचा जाता है, यानी कि जो हाउस होल्ड इंडस्ट्री होती है उसका जो माल तैयार होता है, उसका जो तैयार माल रहता है तो घर में यूज किया जाता है, या जो स्थानीय बाजार होता है यानी जो लोकल मार्केट होता है वहां पर है तो बेचा जाता है। तो ये 3 विशेषताएं थी हमारे गृह उद्योग की, यानी कि हाउस होल्ड इंडस्ट्री की। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, डिफरेंशिएट बिटवीन हेलमेट एंड द डिस्पर्ड रूरल सेटलमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में छिटक एवं विखंडित ग्रामीण बस्तियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। आइए इसको देखते हैं। लोकल जो मैंने आपको बताया था ना, इंडस्ट्री होम मतलब कॉटेज इंडस्ट्री है जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? हाउस होल्ड इंडस्ट्री। उसकी क्वालिटी यहाँ पर लिखी गई है, लोकल रॉ मटेरियल, फैमिली लेबर एंड सेल इन दी लोकल मार्केट। इंग्लिश वाले इसे देख ले। वैसे तो मैं हिंदी में बता रहा हूँ, ऐसे भी आप समझ जाएंगे, लेकिन कुछ शब्द दे रहा हूँ मैं आपको कीवर्ड्स, जिस कीवर्ड से आप अपना आंसर बना लें। तो हिंदी वाला भी आप समझें, हिंदी वाले से आप अपना जो कीवर्ड है इसकी मदद से अपना इंग्लिश का आंसर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम छिटकानी, डिसेबल्ड एंड विखंडित यानी कि हेलमेट बस्तियों के बारे में अंतर देखेंगे। दोस्तों विखंडित बस्तियां कौन सी होती हैं उनके पहले हम डिफिनेशन जान लेते हैं। दोस्तों जो विखंडित बस्तियां होती हैं, ये बस्तियां कई इकाइयों में बटी होती है जिन्हें स्थानीय स्तर पर पाड़ा, पाली या नगला कहा जाता है। ठीक, यानी कि नगला। जो हमारी बस्तियां होती हैं, विखंडित बस्तियां क्या होती हैं? कई इकाइयों में बटी होती हैं और इन्हें स्थानीय स्तर पर कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि पाड़ा, पाली या नगला। और ये अक्सर सामाजिक या जातीय कारणों से बनती हैं, यानी कि जो विखंडित बस्तियां होती है, जो डिसाइफर्ड हमारी सेटलमेंट्स होते हैं, ये अक्सर किसकी वजह से बनते हैं? जातीय और सामाजिक कारणों से बनते हैं। तो इसको आप जान जाइए। तो अगला जो हमारा है छिटका बस्तियां, माफ करिएगा हमने यहाँ पर विखंडित बस्तियों में डिसेबल्ड बोल दिया था। विखंडित बस्तियां होती है हेलमेट बस्तियां, इंग्लिश में इसको हेलमेट बोलते हैं, मैंने गलती से इसको डिसाइफर्ड बोल दिया था। जो छिड़किया बस्तियां होती है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिसाइफर्ड सेटलमेंट, इसमें क्या होते हैं? घर एक दूसरे से काफी दूर स्थित होते हैं। छिटका मतलब क्या होता है? दूर होना। दोस्तों जो हमारा छिटका बस्तियां होती है इसमें घर एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, जैसे सुदूर पहाड़ी या खेतों में बने एकाकी घर, यानी कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं जहाँ पर पहाड़ी इलाकों में जो घर बसते हैं वो छिटका बस्तियों के उदाहरण है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में घर क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। तो इसका आप इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ कीवर्ड्स देख सकते हैं। जो हेलमेट सेटलमेंट्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू दी यूनिट्स, यानी कि नागाल्स एंड दी पारा। और जो डिसेबल्ड सेटलमेंट्स होते हैं आर आइसोलेटेड हट्स एट द लार्ज डिस्टेंस लाइक इन हिमालयन रीजन या इन माउंटेनियन रीजन। ठीक दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द इरिगेशन ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडिया, यानी कि भारत में कृषि के लिए सिंचाई के महत्व को स्पष्ट करिए। इरिगेशन के इंपॉर्टेंस को, सिंचाई के महत्व को इसमें बताना है। तो इसको हम पहले बाद में देखेंगे, इसका आंसर पहले क्वेश्चन पढ़ लें। दूसरा भी, एक्सप्लेन
वाटर शेड मैनेजमेंट, व्हाट इज इट्स एम, यानी कि जलागम प्रबंधन को स्पष्ट कीजिए, इसका उद्देश्य क्या है। तो आइए इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखते हैं। प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। हमारा प्रश्न है जो 39, उसका उत्तर हो जाएगा वर्षा की अनिश्चितता, यानी कि जो भारत है दोस्तों, इसमें जो एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस है यानी कि सिंचाई का महत्व है, इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ वर्षा की अनिश्चितता रहती है, यानी कि भारत में वर्षा मौसमी और असमान है, क्योंकि शुष्क ऋतु में कृषि के लिए सिंचाई अनिवार्य है। यहाँ पर क्या है, जब वर्षा होती है असमान रूप से होती है, वर्षा निश्चित नहीं है कि होगी भी या नहीं होगी, और सीजनल वर्षा होती है, तो इसलिए क्या होता है, जिस सीजन में वर्षा नहीं होती है उस सीजन में हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, सिंचाई करना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए सिंचाई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर वर्षा अनिश्चित रहती है। यानी कि अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा सूखे से बचाव। सूखे से बचाव मतलब देखिए दोस्तों, मानसून की विफलता की स्थिति में सिंचाई फसलों को नष्ट होने से बचाती है। दोस्तों भारत में सिंचाई का महत्व इसलिए है क्योंकि जब मानसून असफल हो जाता है, यानी कि जब बरसात नहीं होती है, तो जो हमारी सिंचाई होती है, यानी कि जो हमारा इरिगेशन होता है, वो हमारे फसलों को नष्ट होने से बचाता है, इसलिए भी हमारी सिंचाई भारत में महत्वपूर्ण है। अगला है बहुफसलीयकरण। सिंचाई की सहायता से एक ही वर्ष में एक से अधिक फसलें रबी और ज़ैद उगाई जा सकती हैं। यानी कि अगर हम सिंचाई की मदद लेंगे तो क्या करेंगे, हम एक साल में बहुत सारी फसलें उगा सकते हैं, जैसे कि रबी और ज़ैद। लेकिन दोस्तों अगर हम वर्षा पर निर्भर रहेंगे तो हम सिर्फ एक सीजन मतलब पूरे साल भर में सिर्फ वर्षा के सीजन में ही फसल उगा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों बहुफसलीकरण अगर हमें करना है तो हमें इरिगेशन का जरूरत होती है, यानी कि हमें सिंचाई की जरूरत होती है। तो ये सिंचाई का महत्व है। 2 पॉइंट और देख लीजिए क्योंकि ये शॉर्ट आंसर है, इसमें ज्यादा लिखना रहता है। अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों अधिक जल वाली फसलें, यानी कि हमारे यहाँ जो फसलें उगाई जाती है जैसे चावल या गन्ना, ये फसलें क्या है दोस्तों, इनको वर्षा के अतिरिक्त भी अधिक जल की आवश्यकता होती है। चावल और गन्ना को सिर्फ आप वर्षा के जल पे ही नहीं उगा सकते हैं, क्योंकि इनको क्या होता है, इनको ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, तो ज्यादा पानी की जरूरत हम सिंचाई के माध्यम से प्रदान करते हैं। अगला है हरित क्रांति की सफलता। हम सभी जानते हैं अधिक उपज देने वाले बीज, यानी कि जिसको हम HYV बीज बोलते हैं, और उर्वरकों का लाभ केवल सुनिश्चित सिंचाई से ही संभव है। अगर हम अपने खेतों में मतलब सब फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं और HYV बीज यानी कि जो हमारे हाइब्रिड बीज होते हैं उनका यूज कर रहे हैं, उनका लाभ हमें तभी मिलेगा जब हम क्या करेंगे, हम सही समय पे सिंचाई करेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ पॉइंट जो हमारे इरिगेशन के महत्व को यानी कि सिंचाई के महत्व को भारत में दर्शाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इसे देख लेंगे। रेनफॉल इज सीजनल एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज द इंडिया इज डाइवर्स इन क्लाइमेटिक रीजन। जो इंडिया है दोस्तों, यहाँ पर सीजनल रेनफॉल होती है, हर एक मौसम में नहीं होती है, किसी किसी मौसम में मतलब सिर्फ वर्षा के मौसम में क्या होती है, रेनफॉल होती है। और जो ये रेनफॉल होती है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि हर एक जगह एक रूप से नहीं होती है, कहीं पर ज्यादा बारिश होती है, कहीं पर कम बारिश होती है। इरिगेशन इज नीडेड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। तो जो हमारे ड्राई सीजन होते हैं, जैसे कि हमारा गर्मी का महीना हो गया और ठंडी का महीना, तो इसमें क्या होता है, इन ड्राई सीजन में हमें इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इस समय हमारी कोई रेनफॉल नहीं होती है। अगला है ड्रॉट प्रोटेक्शन। अगर हमें अपनी फसलों को सूखे से बचाना है तो हमें सिंचाई करनी पड़ती है। और अगर हम मल्टीपल क्रॉपिंग करना चाहते हैं, यानी कि एक साल में ढेर सारी फसलें उगाना चाहते हैं, तब भी हम क्या करते हैं, इरिगेशन का यूज करते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम इरिगेशन नहीं करेंगे तो मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं कर पाएंगे। अगर वर्षा के सहारे रहें तो हम रेनी सीजन में ही फसल उगा पाएंगे। जो हमारे विंटर सीजन है, जो हमारे सनी सीजन होते हैं, उसमें हम फसल नहीं उगा पाएंगे। अगला पॉइंट है हमारा वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, यानी कि राइस एंड शुगर केन आर वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा ही मात्रा में उगाई जाती हैं। तो इसके लिए क्या होता है, इरिगेशन ज़्यादा लगता है, यानी कि इनके लिए सिंचाई की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि वर्षा जल पर ही हम इसको नहीं उगा सकते हैं, जो चावल और गन्ने जैसी फसलें हैं। और ग्रीन रेवोल्यूशन, वी नो दैट हाइब्रिड जो सीड्स हैं और जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ज़्यादा यूज हो रहे हैं, इन सभी का लाभ तभी मिल सकता है, हाइब्रिड सीड और जो फर्टिलाइजर है, इनका लाभ तभी मिल पाएगा किसान को जब वो अच्छी मात्रा में क्या करेगा, इरिगेशन करेगा। तो आइए बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न, जो कि हमारा 48वां प्रश्न था, उसको वाटर से डाला। दोस्तों पहले हम हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है ना कि जलागमन प्रबंधन क्या है और इसका उद्देश्य, इसमें हमसे डिफिनीशन और एम पूछा गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, डिफिनीशन लिखेंगे, यानी कि जलागम प्रबंधन का अर्थ क्या है। तो जलागमन प्रबंधन का अर्थ मुख्य रूप से धरातलीय और भौम जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन और संरक्षण से है। यानी कि जो जलागम प्रबंधन का अर्थ है दोस्तों, मुख्य रूप से धरातलीय और जो भौम जल संसाधन है उनका क्या है, कुशल और प्रबंधन संरक्षण से है। तो इसका डिफिनीशन हो गया है जलागम प्रबंधन का। दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइए, इसका जो मतलब
क्वेश्चन है, जो आंसर है इसका, आप पीडीएफ आप पा जाएंगे। क्वेश्चन आंसर जितना भी है सबका पीडीएफ आप इंग्लिश और हिंदी मीडियम में पा जाएंगे। लेकिन दोस्तों प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन को लिखने में। तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत से मैंने इंग्लिश और हिंदी में इसकी पीडीएफ बनाई है। तो प्लीज़ दोस्तों हमारी मदद करिए। कोई अभी पीडीएफ फ्री में पीडीएफ नहीं देता है, पूरे यूट्यूब पे देख लीजिए। सब लॉगिन करवाएंगे, ऐप पे ले जाएंगे, लॉगिन करवाएंगे, वेबसाइट पर पैसे लेंगे, लेकिन आपको फ्री में मिल जाएगी। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आप फ्री में पा रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों हमारी परिभाषा हो गई जलागम प्रबंधन की। अब हम देखेंगे इसका उद्देश्य। दोस्तों जलागम जलागम प्रबंधन होता है, इसका उद्देश्य है धरातलीय बहाव को रोकना और भूमिगत जल का पुनर्भरण, यानी कि भूमिगत जल जो है वो क्या हो, उसका पुनर्भरण हो और हमारा जो धरातलीय बहाव है वो रुके। ये पहला उद्देश्य होता है हमारा जलागम प्रबंधन का। अगला है प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन बनाए रखना। और थर्ड है हमारा स्थानीय समुदाय के लिए सतत आजीविका सुनिश्चित करना, क्योंकि जलागम प्रबंधन यानी कि शेड वाटर मैनेजमेंट क्या करता है दोस्तों, ये एक संतुलन मतलब सतत विकास करता है। इससे क्या होता है, हमारी आजीविका सुनिश्चित रहती है और हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी जल की पूर्ति अच्छी मात्रा में होती रहती है। तो यह इसका उद्देश्य है कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो बना रहे जलागम प्रबंधन का। अगला हम अगर इसको इंग्लिश में देखें तो इसका डिफिनेशन लिख देंगे, इट इज रिफर्स टू द एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्स इंक्लूडिंग द लैंड एंड वेजिटेशन। यानी कि इसका मतलब है कि जो ये हमारा वाटर सेट मैनेजमेंट है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो हमारा ग्राउंड वाटर वाटर है और जो कंजर्वेशन ऑफ द सरफेस वाटर है, इसका प्रोसेस किया जाता है इसमें, और इंक्लूडिंग लैंड एंड वेजिटेशन, यानी कि इसमें लैंड एंड वेजिटेशन को भी शामिल किया जाता है, जिससे क्या हो, हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो वो हमें प्राप्त हो सके। इसका एम कुछ इस प्रकार है, टू स्टॉप सरफेस रन ऑफ एंड रीइंचार्ज वाटर और ग्राउंड वाटर। जैसे कि आप क्या करते हैं दोस्तों, इससे हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसको दोबारा रिचार्ज करते हैं। यानी कि रिचार्ज करने का मतलब क्या है, अगर हम पानी को इकट्ठा करके रखेंगे, जलागम प्रबंधन करेंगे, तो जो हमारा जल की पानी है, यानी कि जो हमारे भूमि का जल है वो क्या होगा दोस्तों, जल की पानी बोल रहा हूँ गलती से, भूमि का जो जल है दोस्तों वो क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। ऐसे ही 3 पॉइंट्स और है, इसे आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने 41वें प्रश्न। 41वां प्रश्न है शॉर्ट का, राइट एनी 6 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट्स इन इंडिया, यानी कि भारत में सड़क परिवहन की कोई 6 विशेषताएं बताइए। ठीक। अगला प्रश्न है, डिस्क्राइब एनी 5 फीचर्स ऑफ चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ द कंपोजिशंस ऑफ इंडियाज इंपोर्ट्स, यानी कि भारत के अर्थव्यवस्था संरचना के बदलते स्वरूप की कोई 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो जो हमारे भारत का सड़क परिवहन है उसकी 5 अच्छा विशेषताएं इस प्रकार हैं, जो कि आप नीचे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखी है। द्वार से द्वार सेवा, यानी कि यह घर और खेतों तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। जो हमारी रोड ट्रांसपोर्ट है ये क्या है, ये हमें हर एक द्वार से द्वार क्या करता है, जोड़े रखता है रोड ट्रांसपोर्ट। ठीक। हम हर एक जगह अपने एरोप्लेन से नहीं जा सकते हैं, ठीक, लेकिन हम क्या हो सकते हैं, जो हमारा मतलब हवाई रास्ते से हमारी जगह नहीं जा सकते, लेकिन हम सड़क रास्ते से हर एक जगह लगभग जा सकते हैं, द्वार से द्वार जा सकते हैं। और कम दूरी के लिए किफ़ायती, यानी कि अगर हमें कम दूर जाना है तो हम अगर रेलवे या हवाई रास्ता चुनते हैं तो महंगा पड़ेगा, लेकिन हम अगर सड़क परिवहन से जाते हैं, ठीक दोस्तों, तो ये क्या होगा दोस्तों, सस्ता होगा, क्योंकि दोस्तों कम दूरी के माल और यात्री परिवहन के लिए सबसे सस्ता साधन होता है। और उबड़ खाबड़ भूभाग, सड़कें उबड़ खाबड़ और पहाड़ी क्षेत्रों जैसे कि हिमालय में भी बनाई जा सकती है। जो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट है ये क्या हो सकता है, ये उबड़ खाबड़ भूभाग भूभाग में भी चल सकता है, यानी कि जो पहाड़ी इलाका है वहां पर भी क्या हो सकता है, हमारा ये आसानी से जो सड़क होती है उसे बनाई जा सकती है। तो इसका एक विशेषता यह भी हो गया। अगला है पूरक सेवाएं, यानी कि यह रेलवे स्टेशनों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों के लिए एक कड़ी का काम करता है। यानी कि जो रेलवे सेवाएं हैं और बंदरगाही सेवाएं हैं और जो हवाई सेवाएं हैं, इनका आदमी अच्छे से लाभ उठा ले, इसके लिए क्या करता है, कड़ी सेवा के रूप में कार्य करता है। यानी कि ये हमें रेलवे और बंदरगाहों और हवाई अड्डों तक पहुंचाने में भी मदद करता है, क्योंकि हमें अगर बंदरगाह तक जाना है, हवाई अड्डे तक जाना है, तो हम उड़कर नहीं जाएंगे, हम किससे जाएंगे, सड़क से ही जाते हैं ना। तो ये पूरक सेवा है रेलवे, बंदरगाहों और हवाई अड्डों का। ठीक। अगला है लचीलापन, यानी कि इसमें समय और मार्ग के चुनाव में अधिक लचीलापन होता है। आपका जैसा समय है उसी अनुसार आप मार्ग क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। तो कभी कभी आपके पास कम टाइम होता है तो अपने कम टाइम सुनकर क्या करते हैं, शॉर्टकट लेते हैं, यानी कि इसमें लचीलापन है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप अच्छे रास्ते से लॉन्ग वे से जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कम समय है तो आप क्या करते हैं, शॉर्टकट लेते हैं और आसानी से पहुंच जाते हैं। यानी कि जो इसमें समय और मार्ग के चुनाव में अधिक लचीलापन होता है। अगली विशेषता है
कम निर्माण लागत, यानी कि रेलवे की तुलना में सड़कों के निर्माण और रख-रखाव की लागत बहुत कम होती है। रेलवे की जो अगर हम तुलना करेंगे सड़क मार्ग से, तो क्या होगा, इसकी जो लागत होती है और जो निर्माण की रख-रखाव की लागत होती है, ये भी कम होती है। ठीक दोस्तों, अब आइए दोस्तों देखते हैं आयात संरचना के बदलते स्वरूप, जो कि हमारा फोर्ट फोर्ट मतलब 40वां क्वेश्चन था। 40वां क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत में बदलते हुए आयात संरचना के मतलब स्वरूप को बताइए। तो दोस्तों जो हमारा आयात संरचना बदल रही है, उसी को स्वरूप को हम देख लेते हैं। दोस्तों खाद्यान्न में कमी, यानी कि 1970 के दशक के बाद भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हुआ, जिससे अनाज का आयात कम या बंद हो गया है। दोस्तों हमारा आयात संरचना, यानी कि जो हम बाहर से सामान इम्पोर्ट करते हैं, मंगाते हैं दूसरे देशों से, उसी को बोलते हैं हम आयात। आयात मतलब क्या होता है, बाहर से सामान मंगाना। अब दोस्तों हमारे जो आयात संरचना है, यानी कि जो पहले हम बाहर से सामान मंगाते थे, उसको वो संरचना हमारी बदल गई है। यानी कि जो चीज़ें हम पहले मंगाते थे बाहर से, अब उसे हम नहीं मंगाते हैं, अब हम अन्य-अन्य चीज़ें मंगाने लगे हैं। यानी कि जो हमारा बदलता स्वरूप है, जो हमारा स्वरूप बदल गया है, पहले हम कुछ और मंगाते थे बाहर से, बाहरी देशों से, अब हम कुछ और मंगाते हैं, उसी को इसमें मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। तो दोस्तों जो पहले हम क्या करते थे, पहले हम खाद्यान्न ज़्यादा मंगाते थे। एक समय था लाल बहादुर जी के शास्त्री जी के टाइम पर, क्या था, हमें खाद्यान्नों के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था बाहर से मंगाने के लिए, क्योंकि उस समय हमारे देश में खाद्यान्न नहीं होते थे। तो दोस्तों 1970 के दशक के बाद क्या हुआ, भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हुआ, जिससे अनाज का आयात कम या बंद हो गया। अब दोस्तों जो हमारा पहला बदलाव आया है हमारे आयात संरचना में, वो आया है खाद्यान्नों में कमी, यानी कि हम खाद्यान्न यानी कि जो अनाज है उसका क्या करते हैं, आयात नहीं करते हैं या बहुत कम मात्रा में करते हैं। क्योंकि दोस्तों 1970 के बाद क्या हुआ, भारत खाद्यान्न में यानी कि अनाजों में आत्मनिर्भर बन गया है, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। तो इस वजह से हम क्या करते हैं दोस्तों, हम खाद्यान्न को नहीं मंगाते हैं बाहर से। तो पहला आयात संरचना के बदलाव का स्वरूप ये हो जाएगा, खाद्यान्नों में कमी। पहला पॉइंट एक करके आप इसे अच्छे से लिखेंगे। अगला पॉइंट होगा आपका पेट्रोलियम की प्रधानता। ठीक दोस्तों, अब पेट्रोलियम की प्रधानता में आप क्या लिखेंगे, औद्योगिक विकास के कारण कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात सबसे अधिक बढ़ा है। और अगला है पूंजीगत वस्तुएं, यानी कि विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मशीन और परिवहन उपकरणों का भारी आयात किया जाता है। क्योंकि अब हमारे यहाँ विनिर्माण उद्योग बढ़ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, विनिर्माण उद्योग को बढ़ने के कारण हम बाहर से बड़ी-बड़ी पूंजीगत वस्तुएँ मँगाते हैं, यानी कि मशीन और परिवहन के जो उपकरण होते हैं, हम बाहर देशों से मँगाते हैं। यानी कि अब हम पूंजीगत वस्तुएँ बाहर से ज़्यादा मँगा रहे हैं और पेट्रोल ज़्यादा मँगा रहे हैं और खाद्यान्न कम मँगा रहे हैं। 3 चीज़ें हो गया ना। अब चौथा हो गया रत्न और आभूषण। अब दोस्तों आभूषण निर्यात उद्योग के लिए सोना, चांदी और कीमती पत्थरों का आयात बढ़ा है। यानी कि दोस्तों जो आभूषण निर्यात है, उसमें क्या हुआ है, हमारा सोना, चांदी का जो आयात है, क्या हो गया है, अब बढ़ गया है। ठीक है, यानी कि हम सोना, चांदी, ये सब चीज़ें जो कीमती पत्थर होते हैं, इनको अब ज़्यादा आयात करते हैं बाहरी देशों से। अगला है रसायन और उर्वरक, यानी कि कृषि और उद्योग की बढ़ती मांग के कारण रासायनिक उर्वरकों का आयात एक मुख्य हिस्सा बन गया है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, हमारी जो कृषि या उद्योग की मांग है दोस्तों, ये बढ़ जा गई है। अब ज़्यादा मात्रा में हम क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं खेतों में, यानी कि रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इनकी मात्रा हमारे मतलब आयात में क्या हो गई, बढ़ गई है। अब हम इनको ज़्यादा मँगवाते हैं, जो फर्टिलाइज़र्स हैं, अब इन्हें हम बाहरी देश से ज़्यादा मँगवाते हैं। पहले हम फर्टिलाइज़र्स नहीं मँगवाते थे, क्योंकि पहले हम क्या करते थे, जो हमारे घरेलू खादें होती हैं, जो खाद गोबर-वोबर से बनती है, उसका प्रयोग करते थे। लेकिन अब हम क्या करते हैं, रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, इसलिए रसायन और उर्वरकों का जो आयात है, वो भी बढ़ गया है। इंग्लिश मीडियम वाले दोस्त देख लेंगे चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ द इंपोर्ट्स। तो डिक्लाइन ऑफ द फूड ग्रेन, यानी कि अब हम फूड ग्रेन को कम मंगाते हैं 1970s के बाद। पीओएल डोमिनेंस, यानी कि पेट्रोलियम लुब्रिकेंट जैसे चीज़ों का क्या हो गया, अब डोमिनेंस हो गया, अब इसको हम ज़्यादा मंगवाते हैं। कैपिटल गुड्स, यानी कि मशीनरीज हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम मैन्युफैक्चर सेक्टर को बढ़ा रहे हैं इंडिया में। प्रीसियस आइटम, यानी कि गोल्ड, प्रीसियस स्टोन्स, अब इसको हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं बाहरी देशों से। ठीक, पहले हम खाना-वाना इंपोर्ट करते थे, अब हम क्या कर रहे हैं, प्रीसियस आइटम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब अगला है केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, राइजिंग डिमांड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल केमिकल एंड एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र, क्योंकि अब इंडिया में क्या हो रहा है, अधिक मात्रा में फर्टिलाइज़र का उपयोग किया जा रहा है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, केमिकल और फर्टिलाइज़र बाहरी देशों से ज़्यादा मंगवाते हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों यहाँ से हमारा सेक्शन डी चालू होता है। आप सभी को पता है सेक्शन डी में आपको मतलब मिलेंगे 5 नंबर के क्वेश्चन, और 5 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं 6 आते हैं, 6 में से आपको 4 करना रहता है। तो आइए देखते हैं अपने सेक्शन डी को। सेक्शन डी में आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 4 करना है। याद रखिएगा 6 में से 4 करना है। बच्चे 6 में से 6 करके आ जाते हैं, बहुत गलती कर देते हैं, तो इसलिए आप याद रखिएगा 6 में से 4 ही करना है। जो आपको
6 में से 4 सबसे अच्छे से आए वही करिए, जो नहीं आए उसे छोड़ दीजिए। और ये 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको 250 नंबर से मतलब 250 अंक शब्दों से ज़्यादा लिखना रहता है। तो आइए देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, एग्जामिन द 4 जियोग्राफिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड विद द सुटेबल एग्जाम्पल। यानी कि जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है, यानी कि पहले इसमें हमें जनसंख्या घनत्व के बारे में बताना है, हमें इसमें बताना है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसको बताना है। ठीक, उसके बाद इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 भौगोलिक कारकों को उपयुक्त उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। यानी कि जनसंख्या घनत्व को जो प्रभावित करने वाले 4 कारण हैं उसको उदाहरण सहित हमें क्या करना है, बताना है या विवेचना करनी है। तो आइए देखते हैं इसके आंसर को। दोस्तों एक बार फिर से कहता हूँ आपसे, अगर हमारे वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा चैनल छोटा सा चैनल है, बड़ी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ। आप सब वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना लाइक ही कहते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका अगर साथ रहा तो मैं ऐसे ही दोनों मीडियम में आप सबके लिए क्वेश्चन पेपर लाता रहूँगा और हल करवाता रहूँगा। इसका पहले आंसर हम देखते हैं हिंदी में, फिर देखेंगे इंग्लिश में। जनसंख्या घनत्व और उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। आप ऐसे हेडिंग देंगे और फिर अपना आंसर लिखना चालू करेंगे। पहले आप अर्थ लिखेंगे, यानी कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है। तो प्रति इकाई क्षेत्र, जैसे कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या, यानी कि जनसंख्या घनत्व का आशय है कि प्रति इकाई क्षेत्र में लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं। तो जितने लोग प्रति इकाई क्षेत्र में रहते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व। और इसको जो प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक हैं वो इस प्रकार हैं। ठीक, पहले आपने इसका अर्थ लिख दिया, अब उसके बाद लिखेंगे आप इसके जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक जो है। पहला वो यह है जल की उपलब्धता, यानी कि लोग उन क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहाँ ताजा जल आसानी से उपलब्ध हो। यानी कि दोस्तों पहला जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला कारण है वह जल की उपलब्धता, क्योंकि जल जहाँ पर उपलब्ध रहेगा, ताजा जल, वहीं पर लोग क्या करेंगे, आसानी से बस जाएंगे। तो लोग वहां पसंद करते हैं बसना जहां पर ताजा जल आसानी से उपलब्ध हो। पहला कारण या पहला कारक ये हो गया। अगला कारक है भू आकृति, यानी कि समतल मैदानी कृषि और उद्योगों के लिए उपयुक्त होते हैं। यानी कि जो समतल मैदान होता है ये कृषि और उद्योग के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है, इसीलिए यहाँ सघन जनसंख्या पाई जाती है। यानी कि भू आकृति, यानी कि कैसा आकृति है, वो मरुस्थल है, समतल है, पहाड़ी इलाका है, तो इसके अनुसार भी जो जनसंख्या घनत्व है वो प्रभावित होता है। अधिकतर समतल मैदानी इलाकों में लोग ज्यादा बसते हैं, क्योंकि यहाँ पर कृषि और उद्योग आसानी से क्या किया जाता है, स्थापित किया जा सकता है। तो यानी कि जो हमारा मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा पाया जाता है। तो भू आकृति भी क्या करती है, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। अगला है जलवायु, अत्यधिक गर्म या ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में कम जनसंख्या रहती है। यानी कि जो अत्यधिक गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र है वहाँ पर क्या है, जो जनसंख्या होती है वो कम रहती है। यानी कि जलवायु भी क्या करती है, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। अगर जलवायु अत्यधिक गर्म है तो वहाँ पर लोग कम रहेंगे, या अत्यधिक ठंडी है तब भी वहाँ पर लोग कम रहेंगे। हमारे यहाँ अगर जलवायु एक अच्छी मात्रा में, ना ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्म है, तो वहाँ पर लोग क्या होंगे, ज़्यादा रहेंगे। अगला है मृदा। मृदा मतलब क्या होता है, मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र जैसे कि गंगा का मैदान कृषि के लिए उत्तम होने के कारण घने बसे होते हैं। अगला कारण है दोस्तों जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला मिट्टी। अगर दोस्तों मृदा अच्छी है, अगर उपजाऊ मृदा है जैसे कि गंगा के मैदान, दोस्तों यहाँ कृषि के लिए उत्तम कारण होते हैं। और उत्तम कारण होने के कारण यहाँ पर जो लोगों की बस्तियां होती हैं वो घनी होती हैं, यानी कि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। मैंने आपको यहाँ पर 3-4 कारण बताए, पहला हो गया जलवायु, दूसरा हो गया मृदा, तीसरा भू आकृति, और पीछे मैंने आपको बताया था जल। ये 4 चीजें हैं जो आपको अपने आंसर में लिख के आनी है। ठीक, अगर आपको ये आंसर नहीं आ रहा है सही से, तो इसमें अगर आप 1-2 पॉइंट आपको एग्जाम के टाइम पे याद आ रहा है और 1-2 पॉइंट आप भूल जा रहे हैं, तो आप लिख दीजिएगा भारत में जनसंख्या घनत्व किस राज्य में ज़्यादा घनत्व है, किस राज्य में कम घनत्व है। जैसे कि यूपी में क्या है, जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम है। लेकिन बिहार क्या है, बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। और सिक्किम में जनसंख्या घनत्व कैसा है, और मतलब ऐसे आप लिख सकते हैं हर एक स्टेट का। ठीक, अगर आपको इसका आंसर सही से नहीं आ रहा है, आपको 2-3 पॉइंट आ रहा है, तो आपको बड़ा आंसर लिखना है। 2-3 पॉइंट में आपको नंबर मिलेगा नहीं, तो आप उसमें हेडिंग डालेंगे भारत में जनसंख्या घनत्व, फिर लिख देंगे जो भारत है उसमें जनसंख्या घनत्व इतना है और बिहार में सबसे ज्यादा है। ठीक, ऐसे सब आप लिख सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले कीवर्ड्स देख लें इसका। नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसका मीनिंग क्या है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पीपुल रिसाइडिंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एक रूप से क्या है, हमारे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इसका क्या हो गया, डिफिनीशन हो गया। और जो फैक्टर है, यानी कि जो फैक्टर है जो हमारे जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करते हुए हैं, वाटर, लैंड फॉर्म, क्लाइमेट एंड सॉइल। अगर हमारा लैंड फॉर्म अच्छा है,
जैसे कि प्लेन है तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे, वाटर अगर फ्रेश वाटर अवेलेबल है तो लोग वहाँ पर रहेंगे, क्लाइमेट अगर वहाँ का क्या है मॉडरेट है तब भी लोग रहेंगे, और सॉइल वहाँ पर अगर फर्टाइल है तब भी लोग वहाँ पर क्या रहेंगे, अच्छी मात्रा में रहेंगे। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं क्या करते हैं, हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करते हैं। तो इंग्लिश वालों का भी ये कीवर्ड्स हो गया। आप हिंदी में बता रहे हैं ना, उसको भी समझ के इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन कीवर्ड्स मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ क्योंकि बिना कीवर्ड्स के आंसर नहीं लिखे जाते हैं। देखिए इंग्लिश वालों का कितना आसान है, आप 4 ही कीवर्ड्स में पूरा आंसर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे ना, जो हम पीडीएफ दे रहे हैं, आपको अच्छे से पूरा याद हो जाएगा। अगला है हमारा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिटर्मिनिज्म एंड नियो डिटर्मिनिज्म विद सुटेबल एग्जांपल, यानी कि नियतिवाद और नवनियतिवाद की धारणा को उपयुक्त उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। अब नियतिवाद और नवनियतिवाद को हमें उदाहरण सहित समझाना है। उदाहरण सहित मतलब क्या, पहले इसका डिफिनीशन देना है कि नियतिवाद है क्या, फिर उसके बाद एक उदाहरण देना है, फिर नवनियतिवाद को बताना है यह क्या है, फिर इसका एक उदाहरण देना है। ठीक, यही होता है उदाहरण सहित व्याख्या। तो आइए पहले देखते हैं दोस्तों हम नियतिवाद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनिज्म। दोस्तों जो नियतिवाद है, यह विचारधारा मानती है कि मानव के सभी क्रियाकलाप और जीवन शैली भौतिक पर्यावरण यानी कि प्रकृति द्वारा नियंत्रित व निर्धारित होती है। दोस्तों नियतिवाद का मानना है कि जो मानव की सभी क्रियाकलाप हैं क्या होते हैं, और जो जीवन शैली है वो क्या है दोस्तों, भौतिक पर्यावरण यानी कि प्रकृति द्वारा नियंत्रित व निर्धारित होती है। यानी कि प्रकृति स्वामी है और मानव उसका दास है। यानी कि नियतिवाद का मानना है जो प्रकृति है वो क्या है, स्वामी है, और मानव उसका दास यानी कि नौकर है एक रूप से। और दोस्तों जो प्रकृति है वो सर्वोपरि है, मानव सर्वोपरि नहीं है। नियतिवाद का कहना है जो प्रकृति है वो सर्वोपरि है, प्रकृति का दास है मानव। आप इसको याद रखिएगा, नियतिवाद का मानना है जो प्रकृति है वो सबसे सर्वोपरि है। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, उदाहरण, क्योंकि यहाँ पर उदाहरण सहित व्याख्या कह रहा है, यानी कि यहाँ पे लिखते विद सुटेबल एग्जाम्पल है, तो आपको एग्जाम्पल देना जरूरी है। अगर आप एग्जाम्पल नहीं देंगे तो आपका नंबर कम आएगा। उदाहरण के लिए गर्म रेगिस्तानी क्षेत्र जैसे सहारा के लोग प्रकृति के कारण हल्के और ढीले कपड़े पहनते हैं, और उनका भोजन व्यवसाय प्रकृति द्वारा निर्धारित होता है। यानी कि दोस्तों जो हमारे उदाहरण में आ जाएगा, जो सहारा के लोग हैं दोस्तों, जैसे सहारा क्या है दोस्तों, एक मरुस्थल है, तो जो मरुस्थल के लोग हैं दोस्तों क्या करते हैं दोस्तों, वो प्रकृति के कारण हल्के और ढीले कपड़े पहनते हैं, और उनका भोजन और व्यवसाय भी प्रकृति द्वारा निर्धारित होता है। दोस्तों नीतिवाद का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। आइए जानते हैं अपने नवनीतिवाद को और नियो डिटर्मिनिज्म को। दोस्तों ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत या अवधारणा रुको और जाओ नवनियतिवाद कहलाती है। यानी कि दोस्तों जो ग्रिफिथ टेलर हैं, जो जिनके द्वारा ये अवधारणा स्थापित की गई, जिसका अर्थ है रुको और जाओ, यह क्या कहलाती है दोस्तों, स्टॉप एंड गो ए डिटर्मिनेशन यानी कि न्यू डिटर्मिनिज्म कहलाती है। ठीक, यह न पूर्ण स्वतंत्रता यानी कि संभाववाद और न ही पूर्ण दासता यानी कि नियतिवाद, बल्कि यह एक मध्यम मार्ग है। दोस्तों जो नवनीतिवाद है, या तो ना तो पूर्ण स्वतंत्रता है, यानी कि ना तो ये पूर्ण संभववाद है, और ना तो दोस्तों ये पूर्ण दासता है, ना तो पूर्ण नियतिवाद है। यानी कि ये संभववाद और नियतिवाद के मध्यम का क्या है, मार्ग है। तो अगर नवनीतिवाद पूछे क्या है, तो नवनीतिवाद क्या है, ये मतलब संभववाद और नीतिवाद के बीच का क्या है, मध्यम मार्ग है। नीतिवाद और संभववाद के बीच में हमारा आता है नवनीतिवाद। दोस्तों इसके अनुसार मनुष्य प्रकृति के नियमों का पालन करके ही उस पर विजय प्राप्त कर सकता है, अर्थात विकास की सीमा प्रकृति द्वारा तय की जाती है। जो हमारा नवनीतिवाद है उसका मानना है जो विकास की सीमा है वो प्रकृति द्वारा तय की जाती है। इसका ये उदाहरण देखते हैं नवनीतिवाद का। इसका उदाहरण देख सकते हैं दोस्तों, यदि प्रकृति ट्रैफिक लाइट की तरह है तो मानव को विकास करने के लिए लाल बत्ती पर रुकना होगा और हरी बत्ती मिलने पर आगे बढ़ना होगा, अर्थात प्रकृति प्राकृतिक संतुलन को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना होगा, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि सतत विकास की जो अवधारणा है वही इसके करीब है नव नीतिवाद के। इसका मतलब यह है दोस्तों कि हमें प्रकृति की जो संतुलन है, जो प्राकृतिक संतुलन है, इसका नुकसान पहुंचाए बिना क्या करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा। तो इंग्लिश वाले देख लें, डिटर्मिनिज्म यानी कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जो है, ह्यूमन आर द पैसिव एजेंट्स, ये मानता है तो ह्यूमन क्या है, एक पैसिव एजेंट है। ठीक, सब कुछ डिटरमाइन होता है नेचर द्वारा, नेचर इज अ सब सुप्रीम, नेचर सुप्रीम है, ऐसा मानना है डिटर्मिनिज्म का। और जो न्यू डिटर्मिनिज्म है उसका स्टॉप एंड गो का कॉन्सेप्ट है, तो इंट्रोड्यूस बाय द ग्रिफिथ टेलर, जो टेलर द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसमें क्या होता है, इसमें मिडिल पाथ की बात की जाती है। ठीक, इसमें बताया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाता है, मतलब इसमें कहा जाता है कि अगर हमें डेवलपमेंट करना है या हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना यानी कि नेचर को डिस्ट्रॉय किए बिना क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना होगा। दोस्तों आइए देखते हैं हम अपने
45 नंबर के क्वेश्चन को, जो कि है घुमंतु पशुपालन और व्यावसायिक पशुपालन के बीच में अंतर स्पष्ट करना। दोस्तों डिफरेंशिएट बिटवीन नोमैडिक हेरिंग एंड कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग, इसके बारे में दोस्तों क्या करना है, हमें इसमें बताना है, यानी कि घुमंतु पशुपालन और व्यावसायिक पशुपालन में क्या अंतर है इसे बताना है। दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ा लंबा इसलिए लग रहा है ना, क्योंकि मैं इसमें सभी प्रश्नों को शामिल कर रहा हूँ, जो अथवा वाले प्रश्न रहते हैं मैं इसमें उसको भी बता रहा हूँ और हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ। तो थोड़ा बड़ा है, लेकिन देखिए अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको 30-40 नंबर इसी वीडियो से आसानी से मिल जाएगा। तो आप अपना टाइम लगा के इसको अच्छे से समझिए और जो पीडीएफ दे रहा हूँ उसे अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, अब आइए देखते हैं दोस्तों घुमंतु पशुपालन क्या होता है, यानी कि नोमैडिक हेर्डिंग। दोस्तों यह एक निर्वाहक गतिविधि है जहाँ चरवाहे अपने पशु को साथ भोजन, चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। इसमें क्या होते हैं, यानी कि घुमंतु पशुपालन में जो चरवाहे होते हैं अपने पशु के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे, भोजन और पानी की तलाश में घूमते हैं। इसमें पशुओं को प्राकृतिक चारागाहों पर निर्भर रखा जाता है और वह अपने पशुओं के साथ ही निवास करते हैं। यानी कि जो चरवाहे होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें प्राकृतिक चारागाहों पर अपने पशुओं को निर्भर रखते हैं और वह अपने पशुओं के साथ ही निवास करते हैं, अपने पशुओं के साथ ही रहते हैं चरवाहे। यह मुख्य रूप से सहारा, मध्य एशिया और भारत के हिमालयी क्षेत्रों में प्रचलित है, जहाँ आजीविका का मुख्य साधन पशु है। ठीक दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो हमारा ये नोमैडिक हेर्डिंग है, यानी कि जो घुमंतु पशुपालन है, ये सहारा और मध्य एशिया और भारत के हिमालयी क्षेत्रों में होता है अधिकतर। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए हमारे घुमंतु पशुपालन के बारे में। अब हम ये बताते हैं व्यावसायिक पशुपालन क्या है। आप इसको टेबल भी बना के लिख सकते हैं और आप अगर टेबल पर नहीं बना के लिखना चाहते हैं तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक, जो जैसा आपको उचित लगे वैसा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं टेबल बनाना कि एक तरफ क्या करें आप घुमंतु का लिख दें और एक तरफ क्या करें आप व्यवसायिक का लिख दें, ऐसे टेबल बनाकर एक तरफ ए एक तरफ ये, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरह का लिखना चाहते हैं जैसे मैंने लिखा है तो आप ऐसे भी अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसा करिएगा समय को देखते हुए। तो व्यवसायिक पशुपालन क्या है, यानी कि कमर्शियल लाइवस्टॉक ट्रेनिंग क्या है, इसको देखते हैं। दोस्तों यह एक आधुनिक और पूंजी प्रधान गतिविधि है जिसका उद्देश्य मांस या ऊन और दूध का व्यवसायिक उत्पादन करना होता है। यानी कि ये पूंजी प्रधान गतिविधि है जो हमारा व्यवसायिक पशुपालन है। और इसमें जो हमारा घुमंतु पशुपालन था वो क्या था दोस्तों, यह एक निर्वाह गतिविधि थी। ठीक, आप इसको याद रखिएगा, ये पूंजी प्रधान है और ये क्या है, ये आधुनिक है और ये क्या है, हमारा प्राचीन काल से चला हुआ आ रहा है। दूसरा पॉइंट है इसका, इसमें पशुओं को भेड़ों में अरे बाड़ों में रखा जाता है और एक ही प्रकार के पशुओं जैसे कि केवल भेड़, केवल गाय का पालन किया जाता है। यानी कि जो हमारा कमर्शियल होता है, जो व्यवसायिक पशुपालन होता है, उसमें क्या किया जाता है, पशुओं को बाड़ी में रखा जाता है और सिर्फ इसमें एक ही प्रकार के पशुओं को हम क्या करते हैं, पालते हैं, जैसे केवल गाय या केवल भैंस। लेकिन दोस्तों जो हमारा आजीविका वाला जो पशुपालन होता है उसमें क्या होता है, उसमें कई जानवर एक साथ रखे जाते हैं। इसमें क्या होता है, कमर्शियल वाले में यानी कि व्यवसायिक वाले में उसमें एक ही प्रकार के पशुओं को रखा जाता है। दोस्तों यह वैज्ञानिक तरीके से चारों के प्रबंधन के साथ किया जाता है, जिसमें प्रजनन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी कि इसमें साइंटिफिक अप्रोच अपनाया जाता है, वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाता है पशुओं को पालने के लिए। ठीक, अब इंग्लिश वाले देख सकते हैं यहाँ पर नोमैडिक हेर्डिंग डेफिनेशन लिखेंगे, दिस इज अ सस्टेनेबल एक्टिविटीज वेयर हेर्डिंग इमर्गेंट विद देयर एनिमल्स। यानी कि क्या है दोस्तों, ये जो एक्टिविटी है हमारी नोमैडिक हेर्डिंग, इसमें क्या होता है, जो उनके पशुपालक होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पशुओं के साथ वन प्लेस टू अनदर प्लेस घूमते रहते हैं इन द सर्च ऑफ द फूड, फोडर एंड द वाटर। और इसमें लाइफ स्टाइल क्या है दोस्तों, इसमें जो लाइफ स्टाइल है दोस्तों वो डिपेंड करती है दोस्तों किस पे ऊपर, गेजिंग के ऊपर। इसमें जो हमारे गेजर हैं वो क्या करते हैं, अपने पशुओं को उन्हीं के साथ रहते हैं, जो उनके साथ प्रोडक्शन करते हैं उसका जो मतलब जो भी मतलब उनका क्रियाकलाप रहता है वो मुख्य रूप से जो उनके एनिमल्स रहते हैं उन्हीं पर निर्भर रहता है। उसी से वो क्या करते हैं, अपना फायदा पाते हैं और ये अपने मतलब जीवन को चलाने के लिए क्या करते हैं, इस प्रकार की मतलब नोमैडिक हेर्डिंग करते हैं। और ये रीजन किस रीजन में होता है, तो सहारा रीजन, सेंट्रल एशिया और हिमालयन रीजन ऑफ द इंडिया। अगला था आपका कमर्शियल लाइवस्टॉक ट्रेनिंग। कमर्शियल में क्या है बताया, ये मॉडर्न है, कैपिटल इंटेंसिव है और ये क्या है, इसमें इसमें एनिमल को रखा जाता है परमानेंट फेंसिंग करके और इसमें क्या किया जाता है, एक ही टाइप के क्या किए जाते हैं, जानवरों को रखा जाता है, जैसे कि ओनली शिप, ओनली कैटल्स। और ये जो है इसमें साइंटिफिक अप्रोच, यानी कि इसमें जो साइंटिफिक फोकस है वो ज़्यादा रहता है, साइंटिफिक अप्रोच इसमें अपनाया जाता है कमर्शियल लाइवस्टॉक ट्रेनिंग में। अब आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स responsible for the depletion of the water resource. Examine any 2 legislative measures for controlling water pollution in India. यानी कि जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कोई 3 कारकों को स्पष्ट कीजिए और भारत में जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई 2 वैधानिक उपायों की विवेचना कीजिए। दोस्तों भारत में जो जल
संसाधन की कमी है उसके लिए उत्तरदायी कारकों को हमें क्या करना है, इसमें बताना है, यानी कि जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कारक बताने हैं। और भारत में जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो 2 वैधानिक कदम उठाए गए हैं, यानी कि कानूनी जो कदम उठाए गए हैं, उसकी विवेचना भी हमें क्या करनी है, इस प्रश्न में करनी है। तो आइए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, आप ऐसे हेडिंग देंगे, जल संसाधन की कमी के लिए उत्तरदायी कारक। पहला हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि और तेजी से बढ़ती शहरीकरण, यानी कि दोस्तों जनसंख्या में वृद्धि के कारण पीने और घरेलू उपयोग के लिए पानी की मांग बढ़ गई है, इसलिए क्या हो रहा है, जल संसाधन कम हो रहा है। जल संसाधन के लिए उत्तरदायी कारक में पहला हो गया जनसंख्या में वृद्धि और तेजी से बढ़ती हुआ शहरीकरण, जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए पानी की मांग भी बढ़ रही है। अगला होगा कृषि में जल का अत्यधिक उपयोग, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि फसलों की सिंचाई के लिए भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है और जल स्तर इससे क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है। बेसिकली जब से हमारे यहाँ हरित क्रांति आई तो उससे ज्यादा खेतों में पानी का उपयोग किया जा रहा है। जल स्रोतों का प्रदूषण, यानी कि जो हमारे औद्योगिक अपशिष्ट हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं और घरेलू कचरे हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं दोस्तों, ये नदियों में मिल जाते हैं और इस वजह से जो हमारा पानी होता है पीने योग्य नहीं रह जाता है। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो भारत में जो 2 वैधानिक उपाय अपनाए गए हैं इस प्रकार हैं। 2 ही बताना था इसलिए मैंने 2 लिखा है यहाँ पर। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। दोस्तों जो एक कानून है इसमें बताया गया है कि यह कानून जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए कड़े नियम बनाता है, यानी कि जो एक कानून है 1974 का हमारा जल अधिनियम, ये क्या करता है, हमारे जल स्रोतों को प्रदूषित होने के लिए क्या करता है, प्रदूषित होने से बचाने के लिए क्या करता है, कड़े नियम अपनाता है। ठीक, अगला है हमारा वन संरक्षण अधिनियम 1986। इसमें क्या किया गया, जो हमारा वन संरक्षण अधिनियम 1986 है, इस अधिनियम में औद्योगिक कचरों को सीधे पानी में डालने से रोक लगाया गया है, यानी कि इसमें बताया गया है कि आप औद्योगिक कचरे को सीधे पानी में नहीं डाल सकते हैं और इसमें परिस्थितियां संतुलन बनाए रखने के लिए उपाय प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो 2 वैधानिक उपाय भारत में अपनाए गए हैं, तो दोनों मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। एक जल अधिनियम जो 1974 का है और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 का है, इन दोनों को आप याद कर लीजिए, ये परीक्षा में पूछ सकता है आपसे। तो इंग्लिश मीडियम वाले आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने आंसर को। द मेन कॉजेज ऑफ द वाटर स्कैसिटी आर पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रैपिड अर्बनाइजेशन, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ होने की वजह से ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक वाटर की डिमांड बढ़ गई है। ओवर यूज ऑफ द वाटर इन एग्रीकल्चर, आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया इज मच मोर यूजिंग वाटर इन द इरिगेशन पर्पज। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, जो हमारा इरिगेशन हो रहा है उसमें हम ज़्यादा वाटर को वेस्ट कर रहे हैं। ठीक, अगला है हमारा पोल्यूशन ऑफ द वाटर रिसोर्स, यानी कि जो वाटर रिसोर्स है उसका क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, यानी पोल्यूशन जहाँ से हम अपना वाटर प्राप्त करते हैं पीने के लिए पानी, उसमें क्या हो रहा है, उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट और डोमेस्टिक वेस्ट को क्या किया जा रहा है, डाला जा रहा है। इस वजह से हमारा जो वाटर सोर्स है वो भी क्या हो रहा है, हमारा पोल्यूटेड हो रहा है। 2 लीगल मेजर्स हमारे इंडिया में लगाए गए हैं कंट्रोल करने के लिए वाटर पोल्यूशन को, इस प्रकार है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। इसमें क्या कहा गया है, इसमें बोला गया है कि रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि आप जो पोल्यूशन मतलब जो वाटर बॉडीज है उसे पोल्यूट नहीं कर सकते हैं 1974 वाले में। और इन्वायरमेंटल जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें प्रोहिबिट किया गया है कि आप जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको डायरेक्ट आप वाटर में या डायरेक्ट वाटर सोर्स में आप नहीं डाल सकते हैं, और इसमें इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने की बात की गई है। तो दोस्तों ये 2 मेजर्स हैं जो हमारे लीगल मेजर्स हैं इंडिया में अपनाए गए हैं वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाई द पोर्ट्स नोन एज द गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइसलैंड पोर्ट। दोस्तों यह प्रश्न है, बंदरगाहों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार बंदरगाह को क्यों कहा जाता है, यह पहला प्रश्न का आंसर है हमारे इस 47 के क्वेश्चन का। और अंतर्देशीय बंदरगाह की कोई 3 विशेषताएं बताइए, यानी कि जो अंतर्देशीय बंदरगाह होती है उनकी 3 हमें क्वालिटीज यानी कि विशेषताएं भी इसमें बतानी है। तो आइए देखते हैं क्यों कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे बंदरगाह हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार। दोस्तों बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार कहा जाता है क्योंकि वह समुद्र के रास्ते विभिन्न देशों के बीच होने वाले आयात निर्यात, यात्रियों की आवाजाही, माल लादने उतारने और भंडारण की सुविधा प्रदान करते हैं। वह देश के आंतरिक भागों और बाहरी विश्व के बीच एक प्रमुख कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। तो दोस्तों ये कारण था जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जो हमारा बंदरगाह है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में जानते हैं, क्योंकि हमें देश के आंतरिक भागों और बाहरी विश्व के बीच एक प्रमुख कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। अंतर्देशीय बंदरगाह की 3 विशेषताएं इस प्रकार हैं। स्थान, अंतर्देशीय बंदरगाह समुद्र तट से दूर किसी नदी या नहर के किनारे स्थित होते हैं। समुद्री जुड़ाव, ये बंदरगाह नदियों या नहरों के माध्यम से समुद्र से जुड़े होते हैं।
नावों की पहुंच, यानी कि इन बंदरगाहों तक समुद्र से फ्लैट बॉटम जहाज, बार्ज और छोटी नावें आसानी से पहुंच सकती हैं। यानी कि जो हमारे अंतर्देशीय बंदरगाह होते हैं, यहाँ पर जो हमारी फ्लैट बॉटम जहाज होती है और जो हमारी जो छोटी नावें होती हैं आसानी से पहुंच सकती हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं कोलकाता बंदरगाह जो हुगली नदी पर स्थित है। तो बंदरगाहों के प्रवेश द्वार होने के प्रमुख कारण इसे भी आप लिख सकते हैं कि ये देश के प्रमुख व्यापार केंद्र हैं। ये देश के अधिक विकास में आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जहाज़ों के डॉकिंग और अनलोडिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। और जो पोर्ट्स हैं जिन्हें हम गेटवे ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं, बिकॉज दे फैसिलिटेट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बाई सी। और जो कुछ भी है इसमें आप देख सकते हैं नीचे। थ्री फीचर्स ऑफ द इनलैंड पोर्ट्स: लोकेशन, सी कनेक्टिविटी एंड सी वेसल्स एक्सेस। ये सब क्या है हमारे फीचर, इनलैंड पोर्ट के फीचर हैं, इसे आप पढ़ लीजिए। जो हमारा लॉन्ग में लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो 5 नंबर का था, जो हमारा मैप का क्वेश्चन था। इसमें हमें कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और भोपाल को मैप में बताना था। तो मैंने यहाँ पर जितने 5 सिटीज पूछे गए थे, इन 5 सिटी को मैंने क्या किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंडिया के मैप में मैंने बता दिया है कि ये कहाँ कहाँ पर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें से 1 या 2 आपके पेपर में आ सकता है। अगर आपसे कोई कभी पूछ लेगा तो आप याद रखिएगा, जो दिल्ली है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में है, मुंबई एकदम किनारे होगा, महाराष्ट्र के एकदम आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, चेन्नई इस साइड है, और कोलकाता तो आप सभी जानते हैं बिहार, अब झारखंड डाले आपके बगल में ही होगा। तो दोस्तों आपका जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों हमारा छोटा सा चैनल है, तब भी दोस्तों मैंने आप सभी के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में कंटेंट प्रोवाइड किया है इस वीडियो में, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए। और आप बताइए आगे के जो मॉडल पेपर हैं या गेस्ट पेपर हैं आप उसको किस लैंग्वेज में चाहते हैं, हिंदी में चाहते हैं, इंग्लिश में चाहते हैं, आप दोनों लैंग्वेज में चाहते हैं। जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा लाऊंगा। और आप इसका पीडीएफ नोट्स अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, नीचे हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है, उस पर आप क्लिक करिए और वहाँ पर आप जाकर हमारे व्हाट्सएप चैनल से इसका पीडीएफ आसानी से हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।